Okay, online class, audible, visible. ऑनलाइन सब लोगों को नोट्स मिल गए हैं, आई होप सो। जिनको नहीं मिले हैं अभी भी मुझे मैसेज कर देना, तुम्हें 1 बजे के आसपास मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ओके, कल भी मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास किसी का कांटेक्ट नहीं है तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगी। इनके अलावा सबके पास है अब पीडीएफ, जिन मना करें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लास को टेस्ट के साथ, है ना? हाँ जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? मृदुल। अभी कुछ दिन लगेंगे नाम याद करने में, एक बच्चे का नाम 4-4 बार भी पूछना पड़ सकता है। तो मृदुल, एडवांटेजेस सुनाओ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू बी, कम से कम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हम बोल ही सकते हैं क्लास में, और नहीं तो क्या। अभी पूरा बोलोगे तभी पेपर में पूरा लिखोगे। सीडीएम। नोट्स को और बुक को देख लिया सबने? ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है। बैठ जा, खड़ा हो साथ में, सुना 5 पॉइंट। हेल्प्स टू बी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खुद नहीं होता। अभी उसको बता रहा था, अब क्या हुआ? वही पॉइंट आता था जो उसको बताया था, तो सुना। अभी तक सब याद था, खड़े होते सारा भूल गए। नाम क्या है तुम्हारा? रक्षित। रक्षित, बैठो रक्षित। हाँ जी मैम, सेकंड लास्ट बेंच, बीच में जो बैठे हैं आप। नाम क्या है तुम्हारा? कीर्ति। सुनाओ भाई। अभी तो वही चल रहा है, एक बच्चा वो तो ढंग से सुना दे पहले, तूने ढंग से सुनाया था। बैठ, कल तो आए थे तुम, खड़े हो जाओ। क्यों? हाँ, अच्छा, कोई चीज में डाउट हो तो पूछते रहना क्लास में, ठीक है? चलो भाई फिर मैम आप
पीच कलर के शर्ट में। और कौन कौन से टॉपिक हो गए कल? लिमिटेशन के 2 ही पॉइंट किए थे, उसके अलावा क्या पढ़ा था कल? डेफिनेशन क्या थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव बताओ दो। बैठो। ओके निश्चय, तुम्हारा आंसर भी ठीक है। चलो लिमिटेशंस के टॉपिक पे तो हम लोग लिमिटेशंस को स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस में क्या क्या लिखा हुआ था? हमें 2 लिमिटेशन के पॉइंट्स कवर कर लिए थे। पहला लिमिटेशन का पॉइंट जो कवर किया था, क्या लिखा था? डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल या कॉम्पिटिटर फर्म्स। वहां पे वर्ड लिखा हुआ था क्लियरली एस्टिमेट। आप अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था? कॉस्टली प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा क्या था? कॉस्टली, क्योंकि यहाँ पे ऐड करता है किसको? लॉट्स ऑफ कॉस्ट को। जब लॉट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमें कौन चाहिए? एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या करने के लिए चाहिए? एनालाइज करने के लिए चाहिए, पहले इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फिर डिवाइस अ स्ट्रेटेजी करने के लिए, फिर उसे क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो यहाँ पे ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या होगा? बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। हमने 2 पॉइंट्स किए थे। अब देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख के दिया हुआ? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नोट्स में कीवर्ड हाईलाइटेड हो रखे हैं ना? कौन सा प्रोसेस है ये? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब देखो पॉइंट देखो, हम सबको पता है हम लोग जब प्लान करते हैं तो प्लान करने में हमारा बहुत सारा टाइम क्या लगता है? स्पेंड होता है ना। ये क्लास 12th में हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग फेज पर ही इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है कि हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो भी सारे क्या हो जाते हैं? इम्पीड। हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं आज क्लास में। वर्ड क्या है? इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना। क्या होता है इम्पीड का मतलब? रुकावटें लेकर आना। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? रुकावटें लेकर आना। तो ये कहीं ना कहीं रुकावटें लेकर आता है आपके डे टू डे फंक्शंस के अंदर। क्लियर है? तो हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करता है बहुत सारा टाइम खाली प्रिपेयर करने में और कम्युनिकेट करने में स्ट्रेटेजीज को, जो इम्पीड करेगा डेली ऑपरेशंस, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा रूटीन बिजनेस पे। देखो हम सबको पता है, हम लोग भी कई बार क्या करते हैं? ख्याली पुलाव बनाते ही रह जाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, आज के दिन मैं ये कर लूंगा, फिर ऐसा करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, और सिर्फ वो सोचते ही रह जाते हैं और पूरा दिन, और जो डेली काम होते हैं उस दिन के वो भी फिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा दिन तो खाली ख्याली पुलाव निकालने में निकल जाता है। तो ये प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा कैसा प्रोसेस होता है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है प्लानिंग करना? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारा लॉट्स ऑफ टाइम कहाँ पे स्पेंड होता है? प्लान करने में और कम्युनिकेट करने में स्ट्रेटेजीज को, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है? इम्पीड करता है डेली ऑपरेशंस। और नेगेटिव इंपैक्ट किस पर आ रहा है? तो देखो इसमें हमारे पास मेन पॉइंट्स कौन कौन से बोल रखे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें? लॉट्स ऑफ टाइम 2 चीजों में लग रहा है। किन 2 चीजों के अंदर?
प्रिपेयर करने में और कम्युनिकेट करने में। किस चीज को? स्ट्रेटेजीज को। तो हमारे पास पॉइंट लिखा है, हमारे पास लॉट्स ऑफ टाइम, किस में लग रहा है ज्यादा टाइम हमारे यहाँ पे? प्रिपेयर करने में, और दूसरी बात क्या लिखी हुई है? कम्युनिकेट करने में आपकी स्ट्रेटेजीज को। ये स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर और कम्युनिकेट करने से वजह से दो प्रॉब्लम आ रही है। पहला तो ये इंपीड कर रहा है किस चीज को? आपके डेली ऑपरेशंस को, प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है किसके ऊपर? आपका, क्योंकि जब डेली ऑपरेशंस आपके रुकावट पैदा करेंगे तो रूटीन का बिजनेस जो है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा? नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो कॉस्टली प्रोसेस में क्या बात लिख के दे रखी है? इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम कहाँ लग रहा है? सिर्फ प्रिपेयर और कम्युनिकेट करने में स्ट्रेटेजीज को। हमने कॉस्टली बोल दिया था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों? कि लॉट्स ऑफ टाइम किस में लग रहा है? प्रिपेयर और कम्युनिकेट करने में स्ट्रेटेजीज को, जिसकी वजह से क्या करता है? इंपीड करेगा डेली ऑपरेशंस एंड इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रूटीन बिजनेस। बात क्लियर है हमारी? 3 पॉइंट्स कर लिए। पहला पॉइंट क्या लिखा था? डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल फर्म्स। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था? कॉस्टली है बिकॉज इट एड्स लॉट्स ऑफ कॉस्ट। लॉट्स ऑफ कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा खर्चा ऐड हो रहा है। खर्चा क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि हम क्या ला रहे हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट 3 काम करेंगे। पहला, एनालाइज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा, डिवाइस करना स्ट्रेटेजीज को। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन। और एक्सपोर्ट्स कैसे चार्ज करेंगे? एक्स्ट्रा पैसे, तो ऑटोमेटिकली खर्चा हो गया। थर्ड पॉइंट क्या किया है अभी हमने? लॉट्स ऑफ टाइम किस में लग रहा है? प्रिपेयर करने में और कम्युनिकेट करने में स्ट्रेटेजीज को, जिसकी वजह से इंपीड हो रहा है डेली, प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रूटीन बिजनेस। बातें दिमाग में तो बैठ रही है, चीजें लर्न हो रही है। लर्न करते हुए चलोगे तभी फायदा होगा। इसको बेनिफिट तुम्हारा क्या होगा? अगर तुमने ना कोचिंग के ड्यूरेशन में ही ना EIS SM को 70-80% भी लर्न कर लिया ना, बाद में रिवाइज भी करोगे तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हारा प्रिपेयर्ड मिलेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि बाद में सेल्फ स्टडी में कितना टाइम मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और बाद में थ्योरी एक सब्जेक्ट नहीं है, लॉ भी थ्योरी है, ऑडिट भी थ्योरी है, EIS SM भी थ्योरी है। टैक्स के अंदर जब तक प्रोविजंस याद नहीं होंगे तब तक तुम टैक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए अकाउंट्स के फॉर्मेट भी थ्योरी है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना इकोनॉमिक्स भी है तुम्हारे पास थ्योरी में। तो इतना सारा थ्योरी भर जाएगा ना कि क्या क्या याद करोगे। इसलिए यहाँ पे इतना एफर्ट्स क्लास में बोल बोल के लगा रहे हैं ना, तो अभी से ही चीजों को लर्न करते हुए चलना। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है हम लोगों की? पक्का? अब हमारे पास एक पॉइंट बच गया, सिर्फ लिमिटेशंस। करो एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। एनवायरमेंट कैसा है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसे आप क्लियरली अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे देखो एनवायरमेंट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी भी अचानक से कोविड आ गया जिसकी वजह से पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया, काम करने का तरीका सब कुछ, वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो आ गया जो आज से पहले इंडिया में इतना था भी नहीं। कभी डिमोनेटाइजेशन आ गया, कभी रशिया और यूक्रेन की वॉर आ गई जिसकी वजह से इंडिया पे इफेक्ट पड़ गया। तो इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इवन हम लोग जब प्लान बनाते हैं तो क्या प्लान सक्सेसफुल होता है? आप प्लान में बहुत कुछ सोच के बना रहे हो, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि तुम्हारे सारे प्लान पे पानी फिर जाता है। तो हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और कैसे नेचर का है? टर्बुलेंट, मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग नेचर का है। इसलिए डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना इस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को, क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट। इसके लिए डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना इस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना हाउ इट विल शेप अप इन। देखो तुम लोग वैसे तो बता सकते हो फ्यूचर में क्या होगा, पर एग्जैक्टली नहीं। वी कैन एस्टिमेट, हम लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं, पर एग्जैक्टली अंदाजा लैंग्वेज को पकड़ो। इन्होंने मना नहीं किया कि आप कुछ नहीं बता सकते, इन्होंने बोला आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्लियर है? जब कोविड भी आया था तो हमें अच्छे से याद है, उस टाइम होली की हॉलीडे रखा था हम लोगों ने MCC में 5 दिन की, और उस 5 दिन की छुट्टियों के बाद MCC खुला ही नहीं है 1 साल के बाद, क्योंकि जिस दिन उसने शायद 17 मार्च था या समथिंग लाइक दिस ऐसा बोला, 21 को तो कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था, कंप्लीट लॉकडाउन।
वो कंप्लीट लॉकडाउन था। लेकिन पहले ये था कि 30 मार्च तक या 31 मार्च तक राजस्थान के अंदर इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद किए थे। तो मुझे याद है हम लोग इंस्टीट्यूट में आ गए थे, बच्चे भी आते थे, ज्यादा आ गए थे, और उसी वक्त नोटिफिकेशन इशू किया था गवर्नमेंट ने कि 31 मार्च तक कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी खुली नहीं रहेगी। फिर भी हम लोगों ने 2 बजे तक इंस्टीट्यूट खोल के रखा था। हमें लगा पता नहीं ऐसे ही गाइडलाइन आई होगी, इतना कुछ सीरियस नहीं होगा इसका इम्प्लीकेशन, बट हाँ हाँ फिर हमने 1 बजे इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था। एक्चुअली रात को नोटिफिकेशन आई थी, 12 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन इशू हुई थी। सुबह 7-8 बजे के आसपास नोटिफिकेशन सर्कुलेट होने लगा था धीरे धीरे, तब तक किसी को इतना आइडिया नहीं था। तो फिर हम लोगों को भी धीरे धीरे ये आइडिया हुआ कि मतलब ये सीरियस है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा सुना नहीं ना कि मतलब पूरा देश बंद कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। हाँ, फिर 22 मार्च को तो पूरा सब कुछ हुआ था। पहले खाली राजस्थान के बॉर्डर्स को सील किया गया था 31 मार्च तक। तो फिर ऑल ऑफ द सडन हो गया, जिसकी वजह से हम लोग एग्जैक्टली पिन पॉइंट भी नहीं कर पाए कि क्या हो सकता था और क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बात बोली, इवन कई बच्चे तो 12th क्लास के बिना बोर्ड एग्जाम्स दिए भी पास हो गए। 2 साल तक बच्चे ऐसे पास हुए हैं, एक बार पहले भी हुए थे और अगले साल भी हुए। मतलब कभी किसी ने सोचा कि 12th के बोर्ड्स तक देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम्स पास कर दोगे। ओ, किस्मत होती है अपनी अपनी, तुम लोग ये किस्मत लेके आए तो हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते। आई वॉज क्वाइट लकी इन दिस केस। मैंने उस वक्त एमकॉम के लिए फॉर्म भरा था ऐसे ही। एमकॉम प्रीवियस तो मैं बिना पेपर दिए पास हो गई थी, और एमकॉम फाइनल के अंदर हमारा सिलेबस था मतलब 50%। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा ये ठीक हुआ मेरे साथ। तो चलो लास्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, क्योंकि क्लियरली डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना एनवायरमेंट को और एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि फ्यूचर में किस तरीके से ये शेप अप होगा। तो हमारे पास लिमिटेशन में कितने पॉइंट्स है, वी हैव 4 पॉइंट्स इन लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट, difficult to clearly estimate strategic response of the rival. Second point, costly, add lots of cost, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आएंगे 3 काम करने, पहला से दूसरा, और वो ऐड करेंगे लॉट्स ऑफ कॉस्ट को। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा टाइम लगता है, लॉट्स ऑफ टाइम प्रिपेयर करने में और कम्युनिकेट करने में प्लान, जिसके से 2 इम्पैक्ट आएंगे, एक तो इम्पीड करेगा डेली रूटीन को, और दूसरा पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रूटीन बिजनेस। फिर था आपका डिफिकल्ट टू एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, क्योंकि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट और एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। क्लियर है बात, पक्का। अब देखो हमारे पास चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिशिंग के स्टेज पर है, 2 टॉपिक्स बचे हमारे पास इस चैप्टर में। कल की क्लास, या कल तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तो जा रहे हो नहीं जा रहे हो? अगर हो पाए तो आज की क्लास में, वरना परसों की क्लास जो भी तुम्हारी मंडे को नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें लास्ट टॉपिक करवा के चैप्टर फिनिश करके वी विल परस्यू विद चैप्टर नंबर 2। क्लियर है? ये मत सोचना कि रिजल्ट आने के बाद में हमारी सीरियस पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि रिजल्ट आने तक वी विल कंप्लीट एटलीस्ट हाफ ऑफ द एसएम। इसलिए जिस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा हो ना कि रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई शुरू करूंगा, क्या पता रिजल्ट क्या आ जाए, तो सोचना भी मत, क्योंकि आधी एसएम हाथों से निकल जाएगी। एसएम में 8 चैप्टर है और रिजल्ट आते आते हम कम से कम 4th चैप्टर पर होंगे, और हो सकेगा तो 4th चैप्टर खत्म करके 5th चैप्टर पर होंगे। तो इस बात का इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि तुम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा ना हो कि तुम गलती से पास हो जाओ, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि हम तो पास होंगे ही नहीं, जो बाउंड्री पे अपने आप को फील कर रहे होते हैं, और वो बाउंड्री पर पास हो जाए और बाद में इंटर का सिलेबस भी हाथ से चला गया आधा। समझ में आया? बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट मेरा सिलेबस तो वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए अभी से ही सीरियसली पढ़ लेना, वरना तुम लोग पुराना कवर करोगे बैकलॉग या फिर नया पढ़ोगे। ओके, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं, और कौन कौन से स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं हम सभी को पता है कि एक कंपनी में हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है टॉप मैनेजमेंट, फिर एक लेवल होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट,
फिर एक होता है लोअर लेवल। नाम बदल गए, काम वही है। इसका नाम रख दिया हमने कॉर्पोरेट लेवल, इसका नाम रखा है हमने बिजनेस लेवल, और इसका नाम रखा है हमने फंक्शनल लेवल। तो हमारे पास कितने लेवल है अब? 3। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल functional. We have 3 levels. First level is corporate level, second level is business level, और third level is functional level. एटीन्थ को क्या है निश्चय? रिजल्ट आ रहा है? सीबीएसई का आ रहा है, किसका आ रहा है? इस 10 को आ रहा है रिजल्ट तुम्हारा? एक बार ऐसे भी आया था सीबीएसई का रिजल्ट, कुछ नहीं पता था रिजल्ट आएगा, बच्चा क्लास में क्लास ले रहे, सडनली रिजल्ट आ गया। मतलब कुछ अनाउंस भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। बच्चे यहीं बैठे हुए थे इंटर के, और अचानक से रिजल्ट अनाउंस हो गया, और कुछ नहीं बता रखा था कि आज रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस सडन। चलो अब देखो, हमारे पास में कंपनी है, कंपनी का नाम है HUL, फुल फॉर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना कंपनी? करती क्या है? कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्ट्स बनाती है। नाम बताओ प्रोडक्ट्स के। FMCG है, प्रोडक्ट्स के नाम बताओ। तुम सब लक्स, डव, साबुन के अलावा भी बनाते, किसान सॉस, सर्फ एक्सेल, मैगी नेस्ले बनाती है, केस भी चला था मैगी के ऊपर तो, क्लिनिक प्लस, पॉन्ड्स, सो व्हाट, बता तो रहे, कैसे भी बता रहे, तुम भी दिमाग लगाओ, तुम भी गूगल कर लेते। और कोई एग्जाम्पल? ड्रेस में पेंटीन और पेप्सोडेंट। अब एक बात हो, ये सब कंपनीज के नाम तुम्हें पता थे? ये सब कंपनीज नहीं, ये सब ब्रांड्स हैं। कंपनी तो HUL है जो इन्हें बना रही है। कभी टाइम ही नहीं मिला ऐसे पीछे से टर्न करके सब पढ़ने का, है ना? ऐसे कौन पढ़ता है मैम? पैकेट पे भी ना लिखा होता है पीछे। तो सर्फ के अलावा भी घर में बहुत सारी चीजें कभी टर्न करके पढ़ा है कभी आज तक? किसान सॉस लायो घर में कभी? मैगी तो खरीद के लायो कभी? देखे उसके पीछे नेस्ले बना रही है। कभी ये एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया करो, कहीं प्रोडक्ट के पीछे देखो एक्सपायर्ड तो नहीं खा रहे हो कम से कम, तो वो देखते हो कभी दिखा नहीं कि कौन बना रहा है। ये अच्छा है, फिल्ट्रेशन है हमारे माइंड में। ओके, अब सुनो आगे की बात। अभी हम लोगों को क्या लग रहा था, ये तो एक क्लियर सी बात जो मैं कह रही हूं, ये सारे क्या है? दीज आर ब्रांड्स। ये कौन नहीं है? बिजनेस के नाम नहीं है, कंपनी नहीं है, ये या तो बिजनेस यूनिट्स हैं, या तो ब्रांड्स हैं, या फिर प्रोडक्ट लाइन है। HUL का क्या है? ये बिजनेस यूनिट है, ब्रांड्स हैं, या फिर प्रोडक्ट लाइन है। ये कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम क्या है? HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब देखो लक्स का भी ना, लक्स जो एक प्रॉपर अपने आप में कंपनी सेटअप कर रखी होगी, एक ब्रांड सेटअप कर रखा होगा, जहां पे एक अलग से अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, अलग से HR डिपार्टमेंट होगा, अलग से एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा,
अलग से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अलग से परचेज डिपार्टमेंट। सेम ऐसे ही डव के पास भी होगा, किसान के पास, सर्फ एक्सेल के पास, क्लिनिक प्लस के पास, पॉन्ड्स के पास, सबके पास अपने अपने खुद के क्या होंगे, फंक्शनल यूनिट्स होंगी। ये लेवल कहलाता है कॉर्पोरेट लेवल। कौन सा लेवल है ये, कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल का काम क्या वो हम बाद में देखेंगे, पर इस लेवल को हम कौन सा लेवल बोलते हैं बिजनेस में, कॉर्पोरेट लेवल। ये है तुम्हारा बिजनेस लेवल जो बिजनेस यूनिट्स पे काम कर रहा है। और ये वाला कौन सा लेवल आ गया हमारा, फंक्शनल लेवल। क्लियर है बात में? तो हमने एक छोटी सी बात समझी है, वो छोटी सी बात क्या है, हर चैप्टर के पीछे 2-3 पेजेस खाली है। वो 2-3 पेजेस नोट्स के अंदर इसलिए खाली है ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स बनाने हो या कुछ लिखना हो तो वो तुम लिख सको। ठीक है, तो जिन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, वो कुछ ड्रॉ करना चाहे, कहीं पे कुछ लिखना चाहे, तो नोट्स में भी सफिशिएंट जगह है कि तुम वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, नहीं है, फोटो क्लिक कर रहे हो तो फोटो क्लिक करो, कहीं पे बनाना है तो बनाओ, जो करना है करो। तो हमारे पास में कितने लेवल्स होंगे, 3। पहला लेवल कौन सा है, कॉर्पोरेट। दूसरा लेवल कौन सा है, देन आगे हो गया। अब देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल के बारे में। कॉर्पोरेट लेवल वो लेवल होता है जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग करता है। क्या करता है, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉर्पोरेट लेवल ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि HUL का जो प्रॉफिट है वो इस बारी 2% से इंक्रीज होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि HUL का जो प्रॉफिट है वो इस बारी कितने से इंक्रीज होना चाहिए, 2% से इंक्रीज होना चाहिए। तो लक्स, डव, किसान, सर्फ एक्सेल, क्लिनिक प्लस, पॉन्ड्स, ये सभी के सभी क्या सोचेंगे कि ये सभी अपने लिए प्लान बनाएंगे। फिर यहाँ पे हर बिजनेस लेवल पर एक हेड होगा, यूनिट का हेड ऑफ डिवीजन। हर एक डिवीजन का कौन होता है, एक हेड होता है। और ये हेड जो होगा वो डिसीजन किसके लिए बनाएगा, फॉर द डिवीजन। वो सिर्फ अपने डिवीजन के लिए बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिसीजंस लेगा वो डिसीजन किसके बेसिस पर लेगा, जो डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल ने लिया है। जैसे कॉर्पोरेट लेवल ने बोला कि ओवरऑल HUL का प्रॉफिट 2% से बढ़ना है, तो इसमें इन सबका कंट्रीब्यूशन भी तो होगा। तो ये सब भी तो सोचेंगे ना कि हम अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करेंगे। बात समझ में आई? तो कॉर्पोरेट लेवल ने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन किसके लिए लिया, सबके लिए, ओवरऑल डिसीजन लिया। और जो बिजनेस लेवल पर बिजनेस हेड्स हैं वो डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं, अपने पर्टिकुलर डिवीजन के लिए। और यहाँ पे इनका काम है इन चीजों को क्या करना, दे आर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स। इनका काम है चीजों को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। बात समझ में आई? तो कॉर्पोरेट लेवल सबसे टॉप पे आता है, जो कंसिस्ट करेगा CEO, CFO, इन सब लोगों को। तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए सारे के सारे इसके अंदर, जो डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं, होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपनी का विजन यही लोग बनाते हैं कि कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है। ICAI का विजन देखा था ना, उसी तरीके से जब भी तुम किसी भी कंपनी के वेब पेज पे जाते हो, होम पेज पे, तो वहां पे उसका विजन लिखा हुआ होता है कि वो किस सोच के साथ स्टैब्लिश हुई है। हर कंपनी का विजन तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी कंपनीज के विजन होता है, और ये विजन वगैरह कौन बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल बनाता है। कॉर्पोरेट लेवल ने किसके लिए प्लानिंग करी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के बेसिस पर इंडिविजुअल्स, मतलब आपके बिजनेस हेड ने प्लानिंग किसके लिए करी, अपने इंडिविजुअल डिविजन्स के लिए। और फंक्शनल ने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया है। इतनी सी बात समझ में आई? तो कॉर्पोरेट लेवल पहली बात शुरू करते हैं तो कंसिस्ट किसे करेगा, कॉर्पोरेट लेवल कंसिस्ट करता है CEO, CFO, आपके जितने भी कॉर्पोरेट स्टाफ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। किससे कंसिस्ट करता है, CEO, CFO, कॉर्पोरेट स्टाफ को और तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जिसका काम क्या है, जिसका काम है ओवरऑल डिसीजन मेकिंग करना फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करते हैं ये लोग, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इनका काम क्या है,
फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सी बात क्लियर हुई हमारी। अब देखो आगे इसके हमें 5 रोल्स लिख के दे रखे हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा देखते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर एक सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स होते हैं। जैसे एफएमसीजी टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, जिसका एग्जांपल हमने लिया। 3 मेन लेवल मिलते हैं। पहला लेवल कॉर्पोरेट, दूसरा बिजनेस, तीसरा। इन 2 लेवल्स को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जनरल मैनेजर्स। क्या बोलते हैं इन 2 लेवल को मिला के हम लोग? इन्हें हम जनरल मैनेजर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लोग मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स आर नोन एज हैव जनरल मैनेजर्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ए एंड बी। कभी भी सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल मत लिख कर आना। क्या बोला है? जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट 2 लेवल्स बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स डिफर है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्फीयर। रोल डिफरेंट कैसे है? यहाँ वाला जनरल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है सबके लिए और यहाँ वाला जनरल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोला? जनरल मैनेजर्स दोनों लेवल पर मिलेंगे लेकिन इनका रोल डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन स्फीयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्फीयर का मतलब है दायरा, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे पर डिपेंड करता है। इनका दायरा देखा जाए तो बड़ा है कॉर्पोरेट लेवल का और बिजनेस लेवल का दायरा छोटा है। फिर से वही 3 बात, हेड ऑफिस, डिविजन्स और बिजनेस के फंक्शंस, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। फिर से वही वाली बात दोहरा के हमें लक्ष्मण का एग्जांपल देके लिखी हुई है। अपने पास यहां से शुरू होता है, ये दे रखा है कॉर्पोरेट लेवल। दिखने में छोटा लग रहा है पर आंसर अपना पीछे भी इतना ही मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट लेवल कंसिस्ट करता है सीईओ को, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड कॉर्पोरेट स्टाफ को। तो ये कंसिस्ट किसे करता है? सीईओ को, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और कॉर्पोरेट स्टाफ को। किसे कंसिस्ट करता है? सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर कॉर्पोरेट। ये वो इंडिविजुअल है जो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या है? डिसीजन मेकिंग का काम है। इनका रोल है ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका काम क्या है? ओवरसी डेवलपमेंट, मतलब सबका डेवलपमेंट का सोचना है। स्ट्रेटेजीज किसके लिए बनाएंगे? फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका काम अगर मैं देखूं तो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक में देखो हमने क्या पढ़ा। कॉर्पोरेट लेवल किसे कंसिस्ट करता है? सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ एंड कॉर्पोरेट स्टाफ पार्टिसिपेट किस में करते हैं? तुम्हारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। इनके रोल, पहला रोल क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर होल ऑफ द। अब देखो इसमें ना मुझे आगे इसके बहुत सारे रोल दे रखे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था अपने पेपर में, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के रोल हमें यहाँ पे 5 से 6 रोल गिवन है। अब तुम्हें दिखने में रोल बहुत छोटे छोटे लग रहे होंगे पर अपने को पीछे भी आंसर ये छोटे छोटे लाइंस ही लिख के दे रखी है। तो कभी भी ये मत सोचना कि 5 नंबर में हमसे 5 रोल पूछ लिए। पेपर बुक में 5 रोल तो है पर वो 5 रोल बहुत छोटे छोटे हैं, लिखने तो वही पड़ेंगे कि अगर वो रोल छोटे भी हैं तो आंसर तो वही है। तो ये मत सोचना कि 5 नंबर में पूरा पेज नहीं भर पा रहे हम, कि पेज भरना ही नहीं है, तुम्हें रेलेवेंट बातें लिखनी है। क्लियर है बात? ये जो पेज भरने है वाली इच्छाएं जागेंगी वो सब बीकॉम में पूरी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सुनो, रोल क्या है? पहला रोल डिफाइन करना मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला रोल एक हमने पढ़ लिया था, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर होल ऑफ द। तो एक क्या रोल लिखा है? स्ट्रेटेजीज बनाना किसके लिए? होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा रोल क्या लिखा हुआ है? डिफाइन करना किस चीज को? मिशन एंड गोल्स। अब देखो एक्चुअल में कॉर्पोरेट लेवल ने सोचा होगा क्यों ना हम डव का प्रोडक्ट लेकर आए। पहले डव का शैम्पू आया नहीं, पहले डव की सोप आई थी। जब सोप फेमस हो तो उन्होंने क्या सोचा? शैम्पू लेकर आते हैं। शैम्पू से क्या सोचा? कंडीशनर लेके आते हैं, फिर बॉडी वॉश वगैरह वगैरह। कौन से बिजनेस में एंटर होना है, उसे कितना एक्सपेंड करना है और कौन से बिजनेस को बंद करना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है?
कॉर्पोरेट लेवल। ये डिसीजन कभी भी बिजनेस लेवल नहीं लेगा, कौन लेगा? कॉर्पोरेट लेवल। तो डिटरमाइन करना व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, कौन से बिजनेस में एंटर करना चाहिए, ये काम कौन करता है? कॉर्पोरेट लेवल करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो हमें पता है, रिसोर्सेज कौन एलोकेट करता है? कॉर्पोरेट लेवल। फॉर्मुलेट करवाना और इंप्लीमेंट करवाना स्ट्रेटेजीज भी कौन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। और लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। तो हमारे पास में कितने पॉइंट्स हो गए? पहला पॉइंट क्या लिखा था इसमें? डेवलपमेंट ऑफ strategies for whole of the organization. Then second point, defining mission and goals. Third point, determining what business it want to be in. Fourth point, allocating of resources. Fifth point, implementing and formulation and implementation of. Or sixth point, providing leadership. We have 6 role written here. Clear है बात? तो हमने पहला point क्या बोला? Corporate level managers क्या करते हैं? Consist of CEO, CFO हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और अदर स्टाफ हो गया, जहां पे इसका पार्टिसिपेट करता है किसमें? डिसीजन मेकिंग के फंक्शन के अंदर। इसका रोल क्या है? डेवलपमेंट करना स्ट्रेटेजीज फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है? डिफाइन करना मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन डिटरमाइन करना व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन। देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट वो हो गया अपना। ओके चलो फिर एक बार रीड करो इससे, फिर बैक क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमें। कई बच्चों को अजीब लग रहा हो कि एक एक वर्ड को इतनी बारी बोलने की क्या जरूरत है, बट चीजें थोड़ी दिमाग में बैठ जाएगी, वरना थ्योरी बहुत बोरिंग लगने लग जाती है। अगर मैं प्लेन रीडिंग करवा दूंगी ना तो बहुत बोरिंग लगेगी। डन। अब देखो नीचे कुछ बातें लिख के दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे। गोदरेज कंपनी का नाम सुना है? गोदरेज की सोप आती है, अलमीरा आती है, अगरबत्ती आती है, आईटी में भी है, फर्नीचर्स के अंदर भी है, फ्रिज भी आता है, ऑयल भी आता है गोदरेज का, वेजिटेबल ऑयल। तो ये भी तरीके से एफएमसीजी कंपनी टाइप्स हो गई। अब यहाँ पे सुनो, गोदरेज के अंदर भी इन्होंने यही बोला, गोदरेज के अंदर वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस है, सोप हो गया, इंसेक्टिसाइड, एडिबल ऑयल, फर्नीचर, आईटी, रियल एस्टेट। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ऑफ चेयरमैन कौन है? आदि गोदरेज, जिसका काम क्या है? ओवरऑल एलोकेशन ऑफ, डिसाइड करना कौन से बिजनेस को डाइवेस्ट करना है और कौन से बिजनेस में एंटर करना है, डिटरमाइन करना क्या क्या काम इन्हें करना है। तो ये सब इन्होंने ऊपर वाली बात को कैसे लिख दिया? एग्जाम्पल में मोल्ड करके लिख दिया। क्लियर है? हमने ऊपर से याद कर लिया, अपने लिए सफिशिएंट। एक बार बैक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का। आप देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, रीड करो। हालांकि नीचे तुमसे डायरेक्टली पूछ भी लिया है। जब कोई केस स्टडी दे रखी हो ना तो पहले लास्ट की 2 लाइन पढ़ लिया करो। कभी कभी क्या होता है लास्ट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी डालने के बाद, ऊपर ना बहुत ही कंफ्यूजिंग केस स्टडी डाल देते हैं, समझ में ही नहीं आती और हम लोग उसके बीच में घूमते रह जाते हैं और लास्ट की लाइन को हम बहुत देर बाद पढ़ते हैं। पहले ऊपर कोई क्रैक करने की कोशिश करो तो क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहा है, और कभी कभी लास्ट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्लेन द लिमिटेशंस। समझ में आई? तो इसलिए पहले हमेशा लास्ट के 2 लाइन पढ़ लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या रखा है, केस स्टडी दी और केस स्टडी देकर हमसे क्या पूछ लिया?
अब ये केस स्टडी देखो क्या दे रखा है, रीड करो। और लास्ट में पूछ रखा है वैसे तुमसे ये, वो तो क्या है कि चैप्टर एक ही पढ़ा है इसलिए हमें पता चल गया प्रोएक्टिव रिएक्टिव है, पर 8 चैप्टर पूरे होने के बाद प्रोएक्टिव रिएक्टिव भी याद नहीं आएगा। वो दिमाग लगा कौन से चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से, इसलिए देखा लास्ट में पूछा हुआ है। कई क्वेश्चन से मैंने ये चीज देखी हुई है कि इंस्टीट्यूट वाले लास्ट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ऊपर बहुत बड़ी रामकथा लिखेंगे और नीचे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। फंक्शनल लेवल तभी हमने पढ़ा। हाँ ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया, सीईओ से हम लोग समझ गए कॉर्पोरेट लेवल है। अब कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है सीईओ, अदर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। इनका रोल क्या है, ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, डिफाइन करना मिशन एंड गोल्स को। फिर आगे पॉइंट क्या, डिटरमाइन करना कौन से बिजनेस में है, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, फॉर्मुलेशन करना, लीडरशिप देना। ये 2 पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। बैक क्वेश्चंस हमेशा पढ़कर जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज क्या पता मिल जाए। एंश्योर करना कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेंट, मतलब एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। डाइवेस्टमेंट करना और एक्विजिशन करना भी इन्हीं का डिसीजन होता है। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी को बंद करना, कंपनी कुछ पार्ट्स को सेल आउट करना, और एक्विजिशन करना मतलब खरीदना। पढ़ेंगे अभी हम आगे, हमारे पास 3-4 अलग अलग वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड में छोटा छोटा डिफरेंस होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे इन सारे वर्ड्स को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग द और इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन वेयर डीम्ड। अब देखो इन्होंने बेनिफिट्स डायरेक्टली पूछे हुए हैं तुमसे, किसके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव लिखे हुए, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बेनिफिट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। आर देयर एनी लिमिटेशन अटैच्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इफ यस तो डिस्कस। तो सिंपल सा पॉइंट था, इतना घुमा के कुछ नहीं पूछा। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स पूछे, वो भी हमने पढ़ा नहीं है। स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है करना। अब ये देखो, presence of strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve success for an organization. What are the limitations attached to the strategic? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। खत्म, कुछ 2-3 क्वेश्चंस बचे, वो टॉपिक हमने किए नहीं तो वो हम अभी कर लेंगे, तो वो 2-3 क्वेश्चन भी हो जाएंगे हमारे। सब्जेक्ट में आई एग्री, कहते हैं बच्चे फेल ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर पढ़ते जाओगे साथ साथ तो नहीं होगे। पर जिस दिन तुमने इस सब्जेक्ट से रिश्ता छोड़ा, सब्जेक्ट तुमसे रिश्ता छोड़ देगा। तो ये 2 वे रिलेशनशिप है जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ज्यादा एफर्ट्स तुम्हें डालने हैं, सारे ही तुम्हें डालने हैं। सही बात है। फटाफट से एक लेवल और पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। और वो एक लेवल कौन सा है हमारे पास में, बिजनेस लेवल। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बच्चे आओ, मतलब बुक्स तो कहाँ से ही होंगे। तुम किसी को जानते नहीं मे में एग्जाम दिए हो, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया इसलिए तो बोल दो रिजल्ट आएगा वापस दे देंगे, तब तक तुम्हारी भी आ जाएंगे। मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। इमेज अच्छी बना के रखनी चाहिए इंसान को अपने। इसीलिए मैंने पीडीएफ बोला, क्योंकि तो खाली हाथ बैठे हो ना, कहीं कुछ लिख तो लोगे कम से कम। ओके क्लास, आगे देखो, ये अपने को कौन सा लेवल लिख के दे रखा है, बिजनेस लेवल। कौन सा लेवल है ये, बिजनेस लेवल। अब ने एक छोटी सी बात पढ़ी थी, बिजनेस लेवल का काम होता है जो भी प्लान टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है उस प्लान को किसके लिए कन्वर्ट करना, अपने खुद के डिवीजन के लिए।
सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, बिजनेस लेवल इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। क्या लिखा है सबसे पहली बात, बिजनेस लेवल इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन क्यों है? क्योंकि इनके पास में अपना खुद का परचेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद का परचेज, खुद का प्रोडक्शन, खुद का मार्केटिंग, सारे डिपार्टमेंट्स अपने खुद के। मैंने क्या डायग्राम बनाया था कि डव के अंदर सारे खुद के फंक्शंस थे, किसान में खुद के फंक्शंस थे, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स। तो बिजनेस यूनिट्स जो होती हैं ये कैसी यूनिट्स होती हैं, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स होती हैं। कैसी यूनिट्स हैं ये, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स, क्योंकि इनके पास सभी के सभी डिपार्टमेंट अपने खुद के होते हैं। द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर्स, यहाँ के मैनेजर्स को भी जनरल मैनेजर कहते थे ना, एट बिजनेस लेवल इज नोन एज हेड ऑफ द, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, हेड ऑफ द डिवीजन। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा बिजनेस लेवल में, इनके जो जनरल मैनेजर्स होते हैं दे आर नोन एज हेड ऑफ द डिवीजन। पहला पॉइंट क्या था, दे आर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स। सेकंड पॉइंट क्या है, अब इनका रोल ना बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, तो इनका एक ही रोल है। वो रोल क्या है, इनका काम है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट का मतलब होता है कन्वर्ट करना। क्या है इनका काम, ट्रांसलेट या फिर कन्वर्ट करना। किस चीज को, जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन और इंटेंट बनाई थी किसने, फ्रॉम द टॉप इनटू कॉन्क्रीट, मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है कॉन्क्रीट का मतलब, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, किसके लिए, फॉर द इंडिविजुअल। एक बात बताओ, टॉप मैनेजमेंट ने, कॉर्पोरेट लेवल ने सबके लिए डिसीजन बनाया, तो उसे हम जनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जब कोई चीज सबके लिए होती है तो वो क्या होती है, और उसी जनरल को इसने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, स्पेसिफिक मतलब कॉन्क्रीट के अंदर। लैंग्वेज समझ में आ रही है, लैंग्वेज लिखना जरूरी है, एक एक वर्ड को 4-4 बार बोल रही हूँ ताकि लैंग्वेज पकड़ में आ जाए। अगर तुमने एक चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इट मीन्स 5 नंबर के लिए काम कर चुके हो तुम लोग पूरा अपना। समझ में आए, 45 में से क्वेश्चन आंसर्स के 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तुमने फिक्स कर लिया है ये चैप्टर प्रिपेयर होते ही, और अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है चीजों को लर्न करने का। आज एफर्ट्स डाल के लर्न कर लो तो आगे जाके मेहनत कम लगेगी। और सबसे बड़ी बात है, थ्योरी अगर पढ़ रखी हो ना पहले, तो जब बाद में उठाओगे ना तो एक अपनापन लगता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है पहले। वरना ना किसी चीज को नया नया उठाओ ना तो पहले तो मन नहीं करता यार, आज से पहले पढ़ा नहीं पता नहीं कैसा है, आज से पहले पढ़ा नहीं पता नहीं कैसा है। समझ में आई। और जो बच्चे क्लास में मौन धारण करके बैठे होते हैं, मैं समझ लूं मन के अंदर तो बोल रहे हैं। लास्ट बेंच, हाँ तुमसे पूछा बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर, हाँ मन में तो बोल रहे हो, पक्का बोला। मानती हूँ मैं, मुंह से बोले से एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है मुझे पता है, लेकिन मन में तो बोल रहे हो ना। अभी 3 घंटे में तुम लोग एनर्जी सेविंग मोड पर हो। चलो, बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स। पहला पॉइंट कौन सी यूनिट्स है ये, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेकंड पॉइंट, जनरल मैनेजर्स एट दिस लेवल इज नोन एज हेड ऑफ द डिवीजन। इनका एक ही रोल है, ट्रांसलेट करना जनरल स्टेटमेंट्स को ऑफ इंटेंशंस बाय कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्टेटमेंट फॉर इंडिविजुअल। वो होल था और ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब, और होल मतलब सबका। क्लियर है बात। तो होल बिजनेस के लिए जो प्लान बना था उसको कन्वर्ट किया है इंडिविजुअल बिजनेस के प्लान में। अब देखो दोनों का डिफरेंस लिखा है, कुछ नहीं। कॉर्पोरेट लेवल कंसर्न करते हैं स्ट्रेटेजी पूरा स्पैन ऑफ बिजनेस के लिए, वेयर एज जो बिजनेस लेवल मैनेजर है वो कंसर्न्ड है स्ट्रेटेजीज खाली स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर। कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस लिख दिया। तो हमारे पास में बहुत ही छोटा सा पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट्स में बात खत्म है। 4 पॉइंट्स में बात खत्म है। पहला पॉइंट क्या था, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेकंड पॉइंट क्या था, जनरल मैनेजर नोन एज हेड ऑफ द डिवीजन। थर्ड पॉइंट क्या है उनका रोल, रोल में क्या है, ट्रांसलेट करना ओवरऑल डिसीजंस को। क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल मैनेजर्स क्या करते हैं बेसिकली, जो अपने इस लेवल पे वो बनाएंगे सबके लिए, कॉर्पोरेट लेवल वाले सबके लिए बनाएंगे, और यहाँ वाले कौन करेंगे, बिजनेस लेवल वाले स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। कल की क्लास में हमारे पास जो अभी अगली क्लास होगी तुम्हारी, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल लेवल मैनेजर और अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, और वो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन।
होपफुली का मंडे को चैप्टर अपना फिनिश है। बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन है वो हम देख लेंगे सिर्फ, बाद में मंडे को अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो सका तो मंडे को ही, वरना ट्यूसडे को हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट्स?